Please subscribe and press the bell icon for more updates from Shailesh Pandya Bhinash. शैलेश भाई, मित्रों, आभार सत्यन देसाई साहब का, दिलीप मेहरा साहब का, शैलेश पंड्या साहब का कि मुझे आपसे ये बातचीत का अवसर दिया। अनुवाद को लेकर के मैं एक चीज़ निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि अभी हमने जो वक्तव्य सुने, अनुवाद को लेकर के जिन विद्वानों की, जिन रचनाकारों की हमने बातें सुनी, वो गुजराती से हिंदी के अनुवाद पे हम बात कर रहे हैं, और जो बात करने वाले थे वो मूल रूप से गुजराती के रचनाकार थे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो गुजराती से हिंदी में अनुवाद पर बात कर रहा हूँ और मैं हिंदी का रचनाकार हूँ। मैं इसलिए थोड़ी सी भिन्नता आपको यहाँ पे लग सकती है, थोड़ी सी। अच्छा, दूसरा, ये जो खूबसूरती की बात कही, सत्यन देसाई साहब के अनुवाद की खूबसूरती की बात कही, तो वो खूबसूरती ही है। देखिए, अनुवाद की अपनी तासीर है। हम पे बहुत सारे कर्ज होते हैं, एक व्यक्ति पे पितृ का ऋण होता है, अपनी जगह जमीन का ऋण होता है, उसी तरह से अपनी भाषा का ऋण भी होता है। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो कोशिश करते हैं उस ऋण से उऋण हो जाए थोड़ा। बहरहाल, और इसी वजह से आप देखिए कि क्योंकि हम उसको बड़े फलक पर हमारी बात को ले जाते हैं, और यही अनुवाद की तासीर है कि मैं आज उस गुजराती गज़ल को पढ़ करके, जो हिंदी में अनुदित हुई, उसको पढ़ करके 700 किलोमीटर दूर से आपके बीच में हूँ। बहरहाल, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भाषा कोई भी हो, चाहे वह हिंदी हो, गुजराती हो, उर्दू हो, शब्द किसी भी भाषा का हो, जब वो अपने भाषा ही सिंहासन से उतरकर काव्य संवेदना का निर्माण करता है तो वो एक सी संवेदना होती है। यहाँ से उतर करके जब यहाँ आ गई, यहाँ पर भाषा है मस्तिष्क में, यहाँ पर भाव है। जब हम कविता की बात करते हैं तो वो भाव के स्तर पे बात हो जाती है और फिर भाषा गौण हो जाती है। तो मित्रों, जब वो काव्य संवेदना का निर्माण करता है तो वो एक सी संवेदना होती है, भले वो किसी भी भाषा का शब्द हो, और वो संवेदना एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की दिशा में काम करती है। बहरहाल मित्रों, पर शब्दों का अपना खेल है। आप शब्द जब चुनते हैं, काफका कहते हैं ना कि कवि जब कहता है अमरूद तो सुनने वाले के मुंह में अमरूद का स्वाद आ जाता है। वो इस तरह से शब्दों को इस्तेमाल करता है। सत्यन देसाई साहब के पास ये बहुत बड़ी खूबी है मित्रों। बहरहाल, मैं 15 मिनट का मुझे समय दिया गया है। मैं एक अच्छा सा पेपर तैयार करके लाया हूँ, उनमें उन उद्धरणों को मैं छोड़ दूंगा जिन पे बात हो चुकी है, और यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो शोध कर रहे हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं वो, तो मेरे इस पेपर को वो इस तरह से भी सुने कि एक अनुवादक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक अनुवादक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी बात रखता हूँ। देखें, दुष्यंत कहते हैं कि जो मैं खुद ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। दुष्यंत जिस तरह गज़लों को ओढ़ने बिछाने की बात करते हैं, उसी तरह गुजरात उर्दू अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार डॉक्टर सत्यन देसाई परवेज भी गज़लों में रचे बसे हैं। वे गज़ल के भीतर डूबते उतराते हैं। कोई भी बात उनके यहाँ आकर गज़ल हो जाती है, जैसे पारस को छूकर लोहा सोना बन जाता है। अपनी काव्य यात्रा में देसाई ने काफ़ी गज़लें जिन पर बात हो चुकी हैं, मैं एक शेर से बात शुरू कर रहा हूँ। एक निवेदन और कर रहा हूँ, मुझे माफ़ी दें इस बात के लिए कि गुजराती शब्दों का शायद मेरा उच्चारण ठीक नहीं हो, वो एक्सेंट नहीं आए, पर मेरे भाव को आप समझ जाना, और इस बात के लिए मुझे शाबाशी देना कि मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुजराती कविता की तासीर है कि मैं इन दिनों गुजराती सीख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें इन गज़लों में है जिनको देश भर में अन्य भाषाओं में जाना चाहिए। बहरहाल, मैं एक शेर है कि हूँ तो धरानु हास छूँ, हूँ पुष्प नो प्रवास छूँ, हूँ तो धरानु हास छूँ, हूँ पुष्प नो प्रवास छूँ, नती तो क्या पण नथी, जुओ तो आसपास छूँ। ये राजेंद्र शुक्ल जी का शेर है, शायद सत्यन देसाई साहब उनको गुरु अपना मानते हैं। उसका वो अनुवाद करते हैं कि हंसी जमीन की हूँ मैं,
ये फूल का सफ़र हूँ मैं, यूं तो कहीं नहीं नज़र के बस करीब तर हूँ मैं। आप देखिए कि ये मैंने शेर इसलिए आपके बीच में रखा कि यही भाव सत्येंद्र देसाई साहब का भी है। ये पुष्प के सफ़र की तरह है, खुशबू अपनी बिखेरते रहते हैं। इसीलिए ये भावानुवाद के लिए देखिए कि पहले तो कविता के भाव तक पहुंचना होता है, तब यह तभी संभव होता है जब कवि जिस भाव भूमि में बैठकर रच रहा है उस भाव भूमि में पहुंचा जाए। उसके बाद भाव को समझना और उस भाव को दूसरी भाषा के शब्दों का जामा पहनाना, यही परकाया प्रवेश है। देखिए, हूँ विचारूँ ऐवू के झाकड़ बूंद लावी न करे, शैलेश भाई का ये शेर है। रात नो श्रृंगार तमने सूर्य आवी न करे, गोया कि मेरी सोच के शबनम भी ला के ही करें, श्रृंगार सब में आपका ये सूर्य आके ही करें। इसीलिए कविता का अनुवाद इतना आसान नहीं होता, और गज़ल का तो और भी कठिन, क्योंकि गज़ल के भाव पक्ष के साथ साथ उसका बाह्य रूप भी महत्वपूर्ण है। उसमें रदीफ है, समानुप्रास यानी कि काफिया है, उसकी एक निश्चित बहर यानी लय खंड है, और इन सभी के साथ गज़ल में एक संगीतात्मकता है जिनकी बात आशा बहन ने की थी। इन सब को निभाते हुए मूल रचनाकार के भाव को बचाना और उसे लक्ष्य भाषा में प्रकट करना। बैसी शको तो एक भीनी बात हूँ करूँ, आज सूर्य पर इस शेर पे भी बात हो चुकी है, पर इसमें मुझे ये लगता है कि देखिए, उपरोक्त अनुवाद में रदीफ भी नहीं बदला, काफिया भी नहीं बदला, बहर भी नहीं बदली, और कवि ने भाव हिंदी में अनुदित कर लिया। ये एक श्रम साध्य कार्य है कि इसके लिए उच्च प्रतिभा एवं विषय की गहरी समझ मांगता है ये काम। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि रचनाकार की भाव भूमि पर अनुवाद की अट्टालिका खड़ी करने में सत्येंद्र देसाई परवेज को महारत हासिल है। आ बधु समझाए ना समझाए पण साचू कहूँ, लागणी भीनाश ने झंके तने समझाए छे। कुछ समझ आए न आए पर मगर ये सच कहूँ, जज्ब मुझ पे मेहरबा है कुछ समझ आए तुझे। अब उपरोक्त शेर के अंदर समझ की आवृत्ति देखिए आप, और वही इसका सौंदर्य है जो रचनाकार ने पैदा की है। अनुवादक ने उसे कायम रखा है, और साथ ही इस शेर का मूल भाव भी बुद्धि की भावना से कमी नहीं बनी, तो भी अनुवाद को रेखांकित कर दिया। शेर में कह रहे हैं कि बुद्धि का भाव से कभी बनती नहीं है, और इस मूल भाव को भी उन्होंने उस समझ के रिपीटेशन के सौंदर्य को रखते हुए उसको अनुवाद कर दिया। अनुवाद मूल रचनाकार से ज़्यादा श्रम मांगता है। वह दो भाषाओं, देखिए, मूल रचनाकार मुझे कोई लिखना है तो जो थॉट्स आ रहे लिख रहा हूँ, कोई बंदिश नहीं है मेरे पे, लेकिन अनुवादक को दोनों भाषाओं के कल्चर को समझना पड़ेगा। अनुवादक को मूल रचनाकार से ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। वह दो भाषा को ही नहीं, दो संस्कृतियों को जोड़ रहा होता है, अतः उसे दोनों भाषाओं के शब्द संस्कारों से परिचित होना होता है। वह रचनाकार की आवाज़ को एक नई भाषा में जीवन देता है और उसकी सोच को नई भाषा में प्रतिष्ठित करता है। यह है कि बेड़ियों सौ तोड़िए, सौ बांधनों ने तोड़िए, जोड़वा लागे जरूरी हाथ पण त्या जोड़िए। अब इसमें जोड़ना शब्द देखिए, ये हाथ जोड़ना और जोड़ना, कनेक्ट करना, आप किस तरह से इस शेर के जो अर्थ निकल रहे हैं और एक अनुवादक उस तक पहुंच रहा है, और इन दोनों अर्थों में उसको बराबर उस शेर को हमारे बीच में रखता है कि पाठक उन दोनों अर्थों तक पहुंचे। बेड़ियों के साथ सारी बंदिशें भी तोड़िए, तो बंदिशें भी तोड़े हम, तो जरूरी हो अदब को हाथ अपने जोड़े हम। आप जोड़ने की बात भी वहां पे कर रहे हैं, और एक विनम्रता जो जोड़ने का, वो भी इसमें बात आ गई। यहाँ हाथ अपने जोड़ने में दो अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। एक, जरूरत पड़ने पर अपने हाथ विनम्रता से जोड़ता है, यहाँ प्रार्थना का स्वर है। दूसरा, जहाँ जोड़ने की बात हो वहाँ अपने हाथों को भी शामिल करें। दोनों ही अर्थों को अनुवादक ने बचाया है। अनुवादक को स्रोत भाषा यानी कि जिससे अनुवाद होना है, एवं लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद होना है,
दोनों की शब्दावली, व्याकरण, मुहावरे और लहजे की समझ होनी चाहिए, अन्यथा वह रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। भगवान खोटा एकला ऊभा रहा तमें, वरदान साचा वेचता मानस दलाल छे। अब नाहक खड़े अकेले ही ईश्वर तुम्ही यहाँ, वरदान बेचे आपको तो वो दलाल है। आप देखिए जो स्थितियाँ हमारे समाज में अभी बनी है, आजकल भगवान को भी क्या है, भक्त के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में कई पंडित, मौलवी, है ना, कोई फादर, ये सब आकर के खड़े हो गए। यहाँ पे मुझे एक बात ध्यान आ गई कि एक बार एक चर्च के अंदर एक आदमी जा रहा था, एक काला व्यक्ति था, तो पादरी ने देखा कि ये चर्च में घुस जाएगा। उसने कहा कि क्या हुआ, तो बोले चर्च में आना है। नहीं नहीं, तुम यूँ करो, ये इतनी सारी आयतें ये याद करके आओ, उसके बाद ही तुम एंट्री पा सकते हो। वो गया, उसने जा कर के तपस्या की, ये सब याद किया। उस बीच में उसको जब ये सब याद हुआ और वो आया नहीं, पादरी उसका वेट करता रहा कि वो आया क्यों नहीं अभी तक, और रास्ते में एक बार मिल गया, आमना सामना हो गया, और उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम चर्च में आए नहीं? तो बोले नहीं, क्या हुआ, भगवान मुझे मिल गए थे यहीं पे, और उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्यों याद कर रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे चर्च में प्रवेश करना है। तो उन्होंने कहा अरे यार क्यों याद कर रहा है, मुझे चर्च में प्रवेश करने वो नहीं दे रहा है, तो तुझे क्या देगा। तो मित्रों, ये जो स्थितियां बनी है कि भगवान और भक्त के बीच में नाहक खड़े अकेले ही ईश्वर तुम ही यहाँ, वरदान बेचे आपका तो वो दलाल है। बीच में उसके वाया मीडिया एक टोल टैक्स अपन को चुकाना पड़ता है बीच में। भाषा के साथ संस्कृति भी जुड़ी रहती है, अतः अनुवादक को संस्कृति की समझ भी होनी चाहिए। परंपरा, प्रतीक और संदर्भ समझने की क्षमता तभी उसमें होगी जब वह दोनों भाषाओं की संस्कृतियों को समझ पाएगा। आप जीवी ने गया उत्कृष्ट जीवन ऐ रीते, मार्गदर्शक पाम से 100 जीव नारा उम्र भर, लम्हा लम्हा आपने जी ओ लिया सी जिंदगी। देखिए ओलिया शब्द किस तरह से बोला है, आपकी ही रहनुमाई सब पे होगी उम्र भर। ये नितिन पारिक साहब का शेर है। इस शेर की पहली पंक्ति का अनुवाद यूं भी हो सकता था कि लम्हा लम्हा आपने जी इस तरह की जिंदगी, ये भी हो सकता था। आप जीवी ने गया उत्कृष्ट जीवन ए रीते, है ना, ए रीते, इस तरह का आप जिंदगी जी चुके। ये भी पंक्ति का अनुवाद हो सकता था कि लम्हा लम्हा आपने जी इस तरह की जिंदगी। बहर का निर्वाह भी हो रहा था और रब्द भी थी इसमें। रब्द यानी पहली और दूसरी पंक्ति के बीच में जो उनको जोड़ता है ना, और रब्द भी थी। लेकिन अनुवादक ने उत्कृष्ट का भावानुवाद किया, है ना, और उस उत्कृष्ट को कैसे लाए, तो उन्होंने ओलिया सोचा, इस तरह की जिंदगी। तो उत्कृष्ट को किस तरह से ओलिया तक पहुंचाया इन्होंने, और उस भाव को, है ना, अनुवादक ओलिया बन गया, है ना। उत्कृष्ट जीवन जिसका हो सकता है वो कौन, वो कोई ओलिया ही हो सकता है। अतः अनुवादक को संवेदनशील और सृजनात्मक भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए अनुवादक। वो सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ आकर के, जैसे सचिन देसाई साहब के यहाँ मैं एक खासियत देखता हूँ कि यहाँ आकर के अनुवादक भी सृजक बन जाता है एक तरह से, जो बहुत बड़ी बात है। तो अनुवादक को सृजनशील और सृजनात्मक भी होना चाहिए। जहाँ तक कविता और गज़ल का सवाल है, उसकी आत्मा को वह तभी पकड़ पाएगा जब वह संवेदनशील और सृजनात्मक है। वाट अमे नीरखी था क्या, आवो 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 श्याम श्याम, ये इनका शेर देखिए, इसमें आवो 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 है ना, तेरी दुनिया से मैं बहुत दूर चला, बहुत दूर बहुत दूर बहुत, ये जो दृश्य बिंब खड़ा हो रहा है ना, बहुत दूर। तो अब है इसमें कि बाट अमे नीरखी था क्या, आवो 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 श्याम, ये आने में जो आतुरता या पीड़ा है वो 3 बार कह रहा है। अनुवादक देखो इसको किस तरह से एक दृश्य बिंब से इस पीड़ा को अपने शेर में अनुवादित करता है कि राहें तेरी देख थके हैं, अब तो दौड़े आओ श्याम। ये जो दौड़े आओ है ना, ये उस वाली पीड़ा को एक तरह से अब तो दौड़े आओ श्याम। तो दौड़ने में जो विकल वो जो चीज़ है, उसको अनुवादक किस तरह से हमारे सामने लाया है, और उसी भाव को, उसी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ श्याम से जो मिलने की तड़फ है वह आवो 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 से व्यक्त हुई है। उसी तड़फ को दौड़े आना कहकर किस खूबसूरती से हिंदी के पाठकों के सामने रखा है।
दौड़े आना कहने से एक बिंब भी बन रहा है, एक सीन क्रिएट हो रहा है जो शेर को और सुंदरता प्रदान कर रहा है। अतः अनुवाद की भाषा स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अनुवाद पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगे कि जैसे ये मूल रचना ही है। महक पसरी गई अचानक जा हवामा, एवो लाग्यो तू हसे बस आववामा। यक बयक, ये यक बयक शब्द जैसे लाया, ये भाषा की खूबसूरती है और ये गज़ल की तासीर है, लयात्मकता, जो संगीतात्मकता है गज़ल की। यक बयक खुशबू हवा में भर गई है, यूँ लगा आमद तुम्हारी हो रही है। ये आमद शब्द देखिए, आमद शब्द ने, आप इस शेर को वापस देखें, मैंने इस शेर को पढ़ा, बहुत साधारण सा शेर लगेगा ये आपको, ये लगेगा कि खुशबू हवा में पसर गई थी तो मुझे लगा कि तू आ रहा है। एक प्रेमी और प्रेमिका के लिए ये बात हो सकती है कि तू आ, तेरी खुशबू से ही मुझे मालूम पड़ गया कि तुम आ रही है, लेकिन उसको आमद शब्द दे करके वहां से बात जोड़ दी कि अब तू कहीं मेरे भीतर उतर रहा है ना। तो किस तरह से उस शेर को बड़ा कर दिया, क्योंकि वो कल्चर, उस शब्द का जो कल्चर है, आमद का कल्चर है, वो वहीं से है। ये आध्यात्मिकता से जोड़ता है हमको। यक बयक खुशबू हवा में भर गई है, यूं लगा आमद तुम्हारी हो रही है। अनुवादक को अगर दोनों ही भाषा, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मुहावरे व लहजे की समझ हो तो वह बात और खूबसूरत हो जाती है। जैसे उपरोक्त शेर में अनुवाद में यक बयक का प्रयोग देखें, यहाँ अचानक शब्द भी चल जाता, किंतु हिंदी का ही है, अचानक भी हिंदी का ही है, किंतु अनुवादक को गज़ल की बेहर के साथ साथ भी न्याय करना था और यक बयक खुशबू हवा में भर गई है ना। यक बयक खुशबू हवा में भर गई है, यूं लगा आमद तुम्हारी हो रही है। फाइलातुन फाइलुन, उस बेहर का भी निर्वाह हुआ और उस शेर के मानी भी बड़े हो गए। शैलेश पंड्या भीनाश के एक सुंदर शेर का अनुवाद देखें आप कि एक बादल आपना वच्चे तने समझाए छे, केम दरिया मीठड़ा लागे तने समझाए छे। क्या घटा जो दरमिया है कुछ समझ आए तुझे, बहर में शीरीनिया है कुछ समझ आए तो मैं। नए बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको एक बात समझाता हूँ मैं। बीच में शीरीनिया, मिठास जो आ गया है ना, तुम्हारे और बीच में जो मिठास है, एक बादल आपना वच्चे, मिठास क्यों है कि वो बादल आपके और मेरे बीच में है, इसलिए मिठास है। नए बच्चे आजकल बोलते हैं ना लव यू, है ना, लव यू नहीं, आई लव यू। आई और यू के बीच में लव है ना। तो ये जो मिठास है, ये मिठास जो शीरीनियाँ है, वो काय की है, एक जो बादल है वो आपके और मेरे बीच में है, तेरे और मेरे बीच में है, और वो बीच में आने से ही मीठा हो गया है। क्या बात है। यक बयक ये शेर था कि क्या घटा जो दरमिया है कुछ समझ आए तुझे, बहर में शीरीनिया कुछ है कुछ समझ आए तुझे। बादल हम दोनों के बीच में है, हम दरिया या नदी मीठा है, बादल तो समुद्र के खारे पानी से बनता है, लेकिन वो नदी इसलिए मीठी है कि वो हम दोनों के बीच में आ गई है। अनुवादक रचना पर अपनी राय नहीं थोपता है, वो मत जाहिर नहीं करता है, वह मूल रचनाकार का आशय जस का तस अन्य भाषा में पहुंचाता है। जिस तरह से दो संगीतकार बैठ करके जुगलबंदी करते हैं, देखिए आप, एक बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि जैसे एक शेर इधर से आ रहा है और उधर से फटाक से, मतलब एक सारंगी पे बात कर रहा है, दूसरा तबले पे उसका जवाब दे रहा है। जिस तरह से दो संगीतकार साथ बैठ कर के जुगलबंदी करते हैं, सतिन परवेज जब अनुवाद करते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे रचनाकार के साथ साथ बैठकर वह अनुवादक जुगलबंदी कर रहा हो। कुछ जुगलबंदियां देखें आप, एक नया प्रयोग है ऐसे कि अश्रुओं तो स्नेह फलनो अर्क छे, स्नेह फल का रस है आंसू का निचोड़। उधर से वो आया, इधर इन्होंने उसी समय तुरंत जैसे हो गया। अश्रुओं तो स्नेह फल रो अर्क छे, स्नेह का फल है, स्नेह फल का रस है आंसू का निचोड़। और मात्रा आ देहावसाने तो हवे मरवू नथी, जिस्म के मरने के कारण तो मुझे मरना नहीं। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक
किसी शेर की एक पंक्ति लोकप्रिय हो जाती है ना। बहुत सारे शेर की एक पंक्ति लोकप्रिय, आपको पूरा शेर याद ही नहीं होगा कि वो कौन सा शेर था, और वो लोकप्रिय हो जाती है। तो उसी तरह की कुछ पंक्तियां मैंने शैलेश पंड्या साहब के उससे निकाली है। कुछ पंक्तियां नितेश भाई से इसमें भी है। वो कहते हैं कि जैसे स्वर्ग छे जो जिंदगी माणो तमें, स्वर्ग छे जो जिंदगी माणो तमें, जिंदगी जन्नत समझ जी लीजिए। खाली आवेला अने खाली गया, हाथ खाली लेके आए, हाथ खाली ले, जाम खाली हाथ ही। और वातो करो ना कथा गूंथी थई छे, खामोश हो चुकी है कथा बोल बोल के। वातो करीने आ कथा गूंगी थई हवे, खामोश हो चुकी है कथा बोल बोल कर। और मौन रहती टेव सारी लागशे, खामोशी आदतन अच्छी लगेगी। तो ये जैसे कुछ पंक्तियां हैं जो अपने आप में लोकप्रिय हो जाती है। उपरोक्त मिसरे शैलेश पंड्या भीनाश और नितिन पारेख साहब, जिनका अनुवाद डॉक्टर सतिन देसाई परवेज ने हिंदी में किया है। ये एक मिसरा ही एक स्लोगन की तरह है। उर्दू गज़लों में भी आपने ऐसा देखा होगा कि किसी शेर का एक मिसरा बहुत लोकप्रिय हो जाता है, पूरे शेर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब ये पूरा शेर हमको मालूम ही नहीं है, ये मुजफ्फर रजमी साहब का शेर है। और वही वो कहते हैं कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब ये दूसरा मिसरा अपन को मालूम ही नहीं है ऐसे। ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। बहरहाल अंत में मैं मित्रों कहना चाहूँगा कि सतिन देसाई परवेज जितने अच्छे गज़लकार हैं उतने ही अच्छे अनुवादक भी हैं, उतने ही अच्छे समीक्षक भी हैं। ये गुजराती, हिंदी व उर्दू तीनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं। अपनी 40 वर्षों की काव्य यात्रा में आपने लगभग 5000 गुजराती गज़लें कही, 3000 हिंदुस्तानी गज़लें लिखी एवं लगभग 2000 गुजराती गज़लों का हिंदुस्तानी में अनुवाद कर गुजराती गज़ल की खुशबू को हिंदी के बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचाया। 60 से अधिक पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर सतिन देसाई परवेज कहते हैं, ये सतिन देसाई साहब की पंक्ति और इनकी भावना आपके बीच में अंत में रखता हूँ। वो कहते हैं कि हर फनकार की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसका कलाम दुनिया भर की अदबी कायनात को हैरत अंगेज़ करे। इस मकसद को कामयाब करने हमें उसी ज़बान का लिबास गज़लों को पहनाना पड़ता है जो सारे आलम भर में मकबूल हो। इस लिहाज से गुजराती गज़लों का उर्दू तर्जुमा बहुत ज़रूरी है। उनके इन्हीं नेक विचारों के साथ मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी